नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का ये कार्यालय है और हमारे साथ इस समय जेडे इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर हैं और उनके ठीक दाहिनी ओर पाठक आईएएस के गणेश दत्त पाठक जी हैं। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जानकारी है कि आगामी 28 तारीख को बिहार में नगर के जो स्थानीय निकाय नगर के चुनाव हो रहे हैं और इसके तहत नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव होंगे, जिसमें मतदाता वोट करेंगे, अपने उम्मीदवार को चुनेंगे और वो यहाँ के नगर निकाय में जाएंगे। लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग है। हम सबसे पहले डॉक्टर अशोक सर से ये जानना चाहेंगे, सर ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव काफ़ी चर्चित है क्योंकि ये एक बार शुरू हुआ, फिर कोर्ट के इंटरवेन के बाद ये स्थगित किया गया, फिर आगे ये हुआ। सर ये चुनाव कितना ज़रूरी है और इससे क्या लाभ है? ऐसे सवाल आपने किया, चुनाव क्यों ज़रूरी है और इससे क्या लाभ मिलना है। देखिए, सिवान नगर पालिका की जहाँ तक बात है, इसका इतिहास 150 साल पुराना है लगभग। हर समय चेयरमैन रहा है, उसकी एक छोटी बड़ी चयनित या नॉमिनेटेड कमेटी रही है। उस विकास की जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आज आई है, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे की यात्रा के लिए नई कमेटी, चेयरमैन और उसके बोर्ड और वार्ड्स वगैरह का गठन होना है। मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है कि डायरेक्ट चुनाव होना है। पिछले वर्षों में जो खरीद फरोख्त की प्रक्रियाएं लंबी चल रही थी, उसको रोकने के लिए सरकार ने डायरेक्ट चुनाव का प्रबंध किया है। यह तारीफ करने योग्य पहल है। लेकिन दिख ये रहा है कि चोरों का गिरोह, लुटेरों का गिरोह आज इतना सक्रिय है इस बोर्ड पर कब्जे के लिए, ताकि उसमें उपलब्ध संसाधन और धन का बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है ये सुनिश्चित करें, जिसमें यहाँ की बुनियादी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के नाम पर कितना कुछ किया जा सकता है अपने हक में, अपने लोगों के हक में। यही प्रक्रिया है। इसका कोई बहुत दूरगामी प्रभाव होगा ऐसा नहीं है, बहुत कोई बड़ा बदलाव हम देखेंगे ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ लुटेरे हटेंगे, कुछ नए लुटेरे पैदा होंगे, तस्वीर यही होगी। आपको मैं बता दूं, सिवान जो ये नगर पालिका है, ये 1869 में 1869 में ये गठित हुई। जब सिवान, क्योंकि सिवान इस वर्ष अपने स्थापना के, जिले के स्थापना के 50 वर्ष पूरे किया है। जब सिवान 1972 में जिला बन रहा था, उस समय मात्र 4 वार्ड थे और जैसा कि अशोक सर ने बताया, बड़े रूठे मन से कहा जा रहा है कि चुनाव क्यों आवश्यक है, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, चुनाव आवश्यक है संवाद के लिए। और जैसा कि अशोक सर ने बताया, इस बार चुनाव कुछ अलग है। अब जितने, जैसे सिवान में 45 वार्ड हैं, तो 45 वार्ड के जो वार्ड पार्षद चुन के आएंगे, वो अब अपने सभापति, उप सभापति का चुनाव नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट कोई भी
मतदाता जैसे 4500 वार्ड मिला के 1,55,200 कुछ मतदाता हैं यहाँ। अब वो लोग जब वोट करने जाएंगे तो उनके सामने 3 ईवीएम होगा। एक में वो अपने वार्ड पार्षद के लिए बटन दबाएंगे, दूसरे में वो अपने नगर सभापति के लिए दबाएंगे, और तीसरे में ईवीएम का जो बटन है वो नगर उप सभापति के लिए अपना बटन दबाएंगे। हम अब मुखातिब होते हैं गणेश सर के तरफ। गणेश सर, ये चुनाव लोकतंत्र को कितना सुदृढ़ करेगा, और एक आम मतदाता जो है वो इस 73वें 74वें संशोधन के बाद जो नगर निकाय के प्रति कितना जागरूक हुआ है? देखिए, अभी आज के डेट में हम चूँकि भारत में लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा आयाम है। और चुनाव में मतदान करना भी हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। अब सवाल ये है कि जो चुनौतियां शहर की हैं, जो मुद्दे शहर के हैं, उस पर वो कितना सोच पाते हैं या प्रत्याशी से संवाद कर पाते हैं, एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, सिवान में तो ड्रेनेज सिस्टम को ले लीजिए, या स्वच्छता के मामले को ले लीजिए, या मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को ले लीजिए, या बेसिक जो सुविधाएं हैं उसकी कमी है। अब ये कितना मुद्दा बच्चों के लिए पार्क तक नहीं है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे बुनियादी जो संरचना है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। तो हम लोग को प्रयास ये करना चाहिए कि यहाँ के जितने भी मतदाता हैं वो इस मुद्दे पे थोड़ा सा सोचें कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए कुछ कर सकता है, और उसके हिसाब से अपना मतदान अवश्य करें। मतदान करेंगे तभी जाके लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि मतदान से सही प्रत्याशी का चयन करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम जाति धर्म आदि इशू भी लाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप मान लीजिए कि आज के सोशल मीडिया के समय में मतदाता भी काफ़ी जागरूक हो चुका है, और निश्चित तौर पर वो बहुत ही सकारात्मक निर्णय है। अशोक सर कहते हैं कि नदियों के किनारे नगर बसते हैं, और ये नगर नदियों को किनारे कर देते हैं। हमारे सिवान नगर में स्वच्छता का जो आलम है, इसे सारा लोग जानता है। ले दे के एक दहा नदी वाण गंगा नदी है जो नाले में तब्दील है। जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ की सड़कों की हालत बेहद खराब है। पहले सड़क बन जाती है, बाद में नाले की खुदाई होती है, बाद में यहाँ पर टेलीफोन की तारें बिछाई जाती हैं, बल्ब लगाए जाते हैं, उसमें कई तरह की धांधली होती है। पिछले 15 वर्षों से नगर परिषद का अगर कोई समाचार पढ़ता है तो केवल इसकी भ्रष्टाचार को लेकर पढ़ता है। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में भ्रष्टाचार, स्वच्छता, सड़कों की देखभाल और अन्य सुविधाएं जो नागरिकों को अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उसको लेकर कहां तक मतदाता जागरूक है, और उसके बारे में कहां तक इस बारे में विमर्श हो रहा है? नहीं, आज भी नगरपालिका के चुनाव का ये चरम है, लेकिन कहीं भी विकास मुद्दा नहीं बन पाया है। दुर्भाग्य से कोई भी प्रत्याशी अपने विकास के किसी एजेंडे को लेकर मतदाता के पास नहीं जा रहा है, और यह ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है कि विकास का ये मॉडल बढ़िया या वो मॉडल बढ़िया, यह प्रत्याशी बढ़िया या वो प्रत्याशी बढ़िया। हमारा तय करने का जो पैमाना है वो सबसे बेईमान है, सबसे दोषपूर्ण है। हम क्या तलाशते हैं? जब प्रत्याशी हमारे सामने आता है तो हमसे वो काफ़ी दूर होता है, और आगे कौन आता है? उसका कोई हस्बैंड होता है, कोई देवर होता है, किसी की भाभी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की भावज होती है, तमाम तरह के ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जिनकी आड़ में वो पुरुष खड़ा होता है, जो छद में नामधारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे लोग महिलाओं का राजनीतिक दोहन या इस्तेमाल करते हैं। ये उनको अधिकार देने जैसी कोई बात नहीं है कि हम दें। इसलिए मतदाता सबसे पहले सोचना ये चाहिए
कि जो व्यक्ति अपनी पहचान के साथ आया है हम उसको प्राथमिकता दें, पहली शर्त। लेकिन चुनाव तो जाति और धर्म पे होता है, चुनाव तो जो है वो एक अलग टाइप के कॉस्टेस्ट पे होता है, कुछ पैसों पे होता है। क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया में भी है कि एक प्रत्याशी के द्वारा 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्योंकि हमारे वोट देने का मानदंड जब तक जाति रहेगी, जब तक धर्म रहेगा, तब तक विकास मुख्य मुद्दा नहीं बन पाएगा। यह सिर्फ इसी स्थानीय चुनाव के लिए नहीं, किसी भी चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कसौटियां मतदाता की बदल जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस वार्ड के लिए हम चुन रहे हैं, जिस नगर की जिस बुनियादी सुविधा से हम रोज जूझ रहे हैं, उन सुविधाओं पर कोई बहस नहीं होती। कोई नागरिक मंच कहीं नहीं बनकर खड़ा है जो ये सवाल कर सके उन प्रत्याशियों से कि आप यहाँ की समस्याओं के लिए क्या देंगे और कैसे इसका समाधान करेंगे। हमने तो ऐसे नाले बनते हुए देखे हैं कि यहाँ से चालू होता है और अगले 50 फीट पर जाकर ख़त्म हो जाता है। न उसका पानी कहीं जाता है, न उसमें कहीं से पानी आता है। वो केवल पैसे की उगाही है, पैसे की उगाही है। विकास के सारे मॉडल्स कौन तय करता है? यहाँ के ठेकेदार तय करते हैं। न तो यहाँ के इंजीनियरों में वो काबिलियत है और न यहाँ प्रतिनिधियों में वो काबिलियत होती है। ये सारे नक्शे जो बनते हैं विकास के, नाला यहाँ से जहाँ खाली देखा वहाँ नाला दौड़ा दिया, क्योंकि नाले और सड़क में इस तरह का है। कोई नागरिक मंच, आज तक कितने पैसे करोड़ों खर्च हुए, किसी नागरिक की ओर से कोई ऐसा मंच सामने आया जहाँ उस पैसे के बारे में कोई सवाल खड़ा किया गया हो? तो ये मरियल सिस्टम हम नहीं कहेंगे। सिस्टम तो अपने लिए काम करता है जनता के सामने रखकर, लेकिन जनता में जागरूकता का अभाव है। वोट देने और उसके पैमाने तय करने, उसकी कसौटियाँ तय करने का अभाव है और उसी का नाजायज़ लाभ ये लुटेरे और चोर लेते जा रहे हैं। आगे भी इससे मुक्त नहीं हो पाएगी नगर पालिका, ऐसा हमें लग रहा है। गणेश सर, अंतिम प्रश्न मैं आपसे, ये जो चुनाव नगर पालिका का है इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार का जो राक्षस है उसने पूरे विकास को लील लिया है और इसके साथ ही हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है या जो हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, जैसे ये दहा नदी है और जैसे बहुत बड़े बड़े आप पार्क वगैरह है, इसको भी उसने खत्म कर दिया है। यहीं गांधी मैदान के बगल में एक आप देखे होंगे पोखरा का जीर्णोद्धार कराया गया है, आज उसकी स्थिति क्या है। तो कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता नहीं उठा सकती है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, अभी भी है और रहेगा, आगे भी रहेगा। लेकिन सवाल है कि उसको कहाँ तक सीमित किया जा सकता है। तो सीमित करने में जो सबसे बड़ी भूमिका आज के डेट में है कि जो एक होता है कि कोई भी सरकार चलती है, कोई कार्रवाई होती है, तो उसमें जो एक संरचनात्मक सुधार होता है, एक प्रक्रियात्मक सुधार होता है, एक व्यवहारात्मक सुधार होता है। तो जो जहाँ तक संरचनात्मक सुधार या प्रक्रियात्मक सुधार की बात है, तो नगर परिषद के जो मैकेनिज़्म है उसमें बहुत सारा चेंज लाया गया। धीरे धीरे तकनीक के आधार पे काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा जिसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन व्यवहारात्मक सुधार तो हमारे और आपके सोच से होगा। तो अगर जनता भी थोड़ा सोचे और कुछ राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर इस लेवल पे प्रयास हो तो तकनीक एक आपके सामने सहारा है। तकनीक को अगर जितना ज़्यादा हम लाएंगे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में, उतना ही भ्रष्टाचार पे विराम लगेगा और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी। तो इसके बारे में सभी जनप्रतिनिधियों और सब जनता सबको प्रेशर बनाना चाहिए और सोचना चाहिए। अंतिम प्रश्न, सिवान का क्षेत्र बहुत बड़ा कर दिया गया है। जैसे पिछली बार 38 वार्ड था, इस बार 45 वार्ड कर दिया गया है। काफ़ी क्षेत्र को इसमें शामिल कर दिया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भू माफिया का राज बहुत होगा, क्योंकि अब सब शहर में ज़मीनें आ गई हैं और वहाँ पर एक नई तरह की जो चीज़ें वो होंगी। कहाँ तक आप संभावना देखते हैं? संभावनाएं, सकारात्मक संभावनाएं कहाँ तक देखते हैं कि शहर नगर जो है उसका इतना बड़ा, उसकी जो छाती है वो अब इतनी चौड़ी हो गई है? देखिए, कोई दबाव समूह नहीं बन पाया।
जब तक दबाव समूह काम नहीं करेगा, क्षेत्र वाइज, स्थान वाइज, मुद्दा वाइज, मुद्दा आधारित, तब तक और ऐसे उम्मीदवारों प्रत्याशियों का पेट्रोनेज जब मिलता रहेगा, संरक्षण मिलता रहेगा। ये तो छोटे छोटे किट्स हैं, कुकुरमुत्ते उगाए हैं। हाँ, लेकिन इनका इस्तेमाल अगले चुनावों में हम करें, इसके लिए पेट्रोनेज होना जरूरी है। तो नज़र दूर तक उन गिद्धों की है जो बड़े चुनावों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। वो ये शतरंज की चाल चलते हैं, बिछाते हैं, और जनता को मुख्य मुद्दा पर आने से पहले उसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। ये जाति, ये धर्म, ये क्षेत्र, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, इस धर्म का, उस धर्म का, जहाँ जो लग जाए, जहाँ जो पेंच कारगर हो, उस पेंच को उभारना, ये उनका मुख्य काम होता है। और मासूम जनता, इनोसेंट लोग इसमें पिसते जाते हैं, जो इंडिविजुअल सोचते हैं। सामूहिक चेतना का घोर अभाव है यहाँ की आम जनता में। इंडिविजुअल हमारा जाति प्रमाण पत्र बन गया, हमारा डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, ये हमारा इंडिविजुअल काम था जो हो रहा है। बाकी हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे पार्क वगैरह वगैरह जो सामूहिक नीड्स हैं, इसके प्रति चेतना का घोर अभाव है। और इसके लिए हम कभी दबाव समूह नहीं बना पाए, और जब तक ऐसा हम नहीं बना पाएंगे तब तक एक नाम हटेगा दूसरा आएगा, लेकिन उसके में कोई चरित्रगत अंतर नहीं होगा। आपने ये देखा, अशोक सर और गणेश दत्त सर ने कितनी बढ़िया बताया। मैं आपको बता दूं, ये चुनाव सिवान के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष इसी 3 दिसंबर को पूरा किया है, और उसके ठीक 25 दिन के बाद ये चुनाव, नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। तो सिवान के 50वीं वर्षगांठ पर एक बहुत बड़ा ये सिवान के लिए उपहार है। और जैसा कि अशोक सर ने बताया और गणेश सर ने बताया, तो इससे यही कहा जा सकता है कि माना कि तगाफुल न करोगे मगर हम खाक हो जाएंगे तुम्हारे खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुम्हारे खबर होने तक। शायद जनता इसी में जीने को विवश है। बहरहाल नारद मीडिया आपसे अपील करता है कि आप अपने मतदान केंद्र तक अवश्य जाएं और आप अपना मत एक अच्छे प्रत्याशी को, एक सुयोग्य प्रत्याशी को आप अवश्य दें, मतदान जरूर करें। धन्यवाद।